बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज़ और इस उम्मीद से कि आप सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। आज की नशस्त का आगाज़ करते हैं। आज की नशस्त के लिए जो मौजू का इंतखाब किया गया वो है प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, रेलिवेंट प्रोविज़न जिसके तहत हम प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करते हैं वो है 498 CRPC 498 ज़वादफ़े। सबसे पहली जो बात प्री अरेस्ट बेल को मद्देनज़र रखते हुए की जा सकती है कि वो ऐसे क्या हालात हैं जिसकी वजह से किसी एक बंदे को प्री अरेस्ट बेल के लिए अदालत जाना पड़ता है। वो है सबसे पहली बात, फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया जाता है जब आपको किसी FIR में, किसी मुकदमे में तो और इसका आपको किसी सोर्स के थ्रू आपके इल्म में आ जाता है कि आपके ख़िलाफ़ एक FIR मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो आप फ़ौरी तौर पे अपनी अरेस्ट से अवॉइड करने के लिए, गिरफ़्तारी से बचने के लिए आप अदालत से रुजू करते हैं। अदालत से रुजू करने के लिए आप अपने वकील साहब से रब्ता करते हैं और वकील साहब को अपने ख़िलाफ़ दायर किया गया मुकदमे के हालात से आगाह करते हैं। वकील साहब आपकी प्री अरेस्ट बेल अदालत में दायर कर देते हैं। प्री अरेस्ट बेल कहाँ दायर की जाती है? सेशन जज के पास इख्तियार है कि वो आप प्री अरेस्ट बेल उनके सामने दायर की जा सकती है और सेशन जजेस जो हैं वो आगे अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को प्री अरेस्ट बेल्स को मार्क कर देते हैं जहाँ आपकी प्री अरेस्ट बेल की सुनवाई होती है। एट द वेरी फर्स्ट डेट जो है आपकी अपीयरेंस को इंश्योर करने के बाद, जो मुल्ज़म है उसकी अपीयरेंस को इंश्योर करने के बाद अदालत आपको एड इंटरम बेल ग्रांट कर देती है, जो अमूमी तौर पे 6 से 7 दिन के लिए हो सकती है। ये डिस्क्रेशनरी बार है अदालत की, वो कितने दिन के लिए आपको एड इंटरम बेल जो है आपकी अबूरी ज़मानत मंजूर करती है और उस अबूरी ज़मानत की जो डेट मुकर्रर कर दी जाती है उस डेट से पहले आपने अदालत में ने जो आपको पाबंद किया होता है मुचलका दाखिल करने का, वो आप एक मुचलका दाखिल कर देते हैं। श्योरिटी बॉन्ड आप अदालत के रूबरू पेश कर देते हैं और अदालत आपको एक रोबकार जारी कर देती है जिसकी बुनियाद ये होती है कि उस रोबकार के आपके पास होने के बाद आपको तफ्तीशी अफसर या कोई भी थाने का जो है अहलकार आपको अरेस्ट नहीं कर सकता उस मुकदमे की हद तक। आप वो प्री अरेस्ट बेल जो है अबूरी ज़मानत जो है आप इंटरम हासिल करने के बाद अपने तफ्तीशी अफसर के साथ रब्ता करते हैं, उसके पास जाते हैं, तफ्तीश ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और वो आपका मौक़िफ़ नोट डाउन करने के बाद मुकर्ररा तारीख़ पे अदालत में रिकॉर्ड के साथ पेश हो जाता है। सबसे पहली बात फॉल्सली इम्प्लिकेशन है, उसके बाद आपके नॉलेज में आ जाना है। सेशन कोर्ट में आपने अपनी प्री अरेस्ट बेल को अप्लाई करना है। फ़िज़िकल अपीयरेंस आपकी कोर्ट के सामने लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप फ़िज़िकली अपीयर ना हो, यानी कि कोई मुल्ज़म बिना अदालत में पेश हुए ही अपनी एड इंटरम बेल ग्रांट करवा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सबसे पहली बात कि आपका नॉमिनेशन होना, आपका नाम नॉमिनेट होना FIR के अंदर या जिस तरह से भी मुकदमे के हालात हैं, किसी ना किसी तरह से अगर आपका नाम नॉमिनेट नहीं है तो आप एड इंटरम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका नाम FIR में नॉमिनेट है, आप FIR के मुताबिक उस FIR में अपनी प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर सकते हैं। आप FIR में नॉमिनेट नहीं है लेकिन ततीमा बयान में, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मुद्दई ने किसी शक की बुनियाद पे आपको नॉमिनेट कर दिया है और आपके इल्म में ये बात आ गई है कि आपकी नॉमिनेशन हो गई है, तो आप प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इस्तगासा में आप नॉमिनेट हैं तो फिर भी आप प्री अरेस्ट बेल के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वो ग्राउंड्स, वो हालात जिनकी बुनियाद पे हम प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कंफर्मेशन के लिए सीख कर सकते हैं। सबसे पहली मैलाफाइडी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट के मुद्दई की बदनीयती आपने साबित करनी है अदालत के सामने कि किस बदनीयती की बुनियाद पे आपको इस झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जा रहा है
उसके पीछे मुद्दई की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे वो आपको हिरासा करना चाहता है, ह्यूमिलेट करना चाहता है, या कोई ऐसा पिक्यूनियरी बेनिफिट हासिल करना चाहता है जो कि आपको इस मुकदमे में इन्वॉल्व करके, आपको प्रेशराइज़ करके आपसे वो बेनिफिट हासिल करना चाहता है। आपने अदालत को ये बात साबित करनी होगी कि इस सारे मुकदमे के इंदराज में हकीकत पे मबनी स्टोरी पर रिलाय ना किया गया है, इस पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अदालत को इस बात की यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि अदालत अगर आपको प्री अरेस्ट बेल कंफर्म करके आपको रिलीज़ कर देती है तो आप के अब्सकॉन्ड कर जाने का ख़दशा ना है, मफरूरी का कोई ख़दशा ना है। इसके बाद आपको इस बात पे भी अदालत को कायल करना पड़ेगा कि एविडेंस के साथ आप किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं कर सकते, आपका शहादत को टेम्पर करने का कोई ख़दशा साबित ना हो। उसके बाद आपने इस बात पे भी अदालत को अपने दलाइल देना होंगे कि आप साबिका रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हैं, किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। अगर आप खुदा न खास्ता क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रहे हैं तो फिर आपको इस बात पे अदालत को अपने दलाइल पेश करने होंगे कि अगर मैं किसी एक एफ़आईआर में या मुख्तलिफ़ एफ़आईआरों में नॉमिनेट रहा हूँ, मुल्ज़म रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी में कन्विक्शन नहीं हुई है, सज़ा याफ्ता नहीं है। उसके बाद जो आखिरी बात करने वाली है वो ये है कि अदालत के सामने आपको इस बात की भी यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के मुताबिक आप मुचलका दाखिल करने के पाबंद होंगे। अदालत आपको पाबंद कर सकती है कि एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के लिए कि इतनी अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड आप अदालत में इस प्री अरेस्ट बेल के एवज़ दाखिल करेंगे और आप वो दाखिल करने के बाद रोबकार सीख कर सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के पॉइंट्स की बात करें तो एक जजमेंट मैंने नोट की हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 2014 PCRLJ 650 पेज नंबर है 650। इसमें प्री अरेस्ट बेल के स्कोप को बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। इसको पढ़ें, आपको